नमस्कार दोस्तों, आपसी बातचीत में अगर कोई बीच में संविधान का जिक्र कर देता है तो हम लोग को लगता है कि ज़रूर ये बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है और होता भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने देश में अगर कुछ सर्वोच्च है तो वह है संविधान। सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए बनाया गया है ताकि संविधान का मूल ढांचा सुरक्षित रह सके। इस समय तो संविधान की काफ़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे यह लगता है कि भारत के देश में संविधान बहुत कम लोगों ने पढ़ा है और बहुत कम लोगों ने समझा है। इस वीडियो में मैं आप लोग को संविधान की एक अच्छी समझ बनाकर दूंगा, यह मेरा वादा है आप लोगों से। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान भारत का एक ऐसा पुस्तक है जिसको हर भारतीय को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। मैं इस वीडियो को 3 भागों में बांटता हूं, यानी संविधान को 3 भागों में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो है वह राज्य के कुछ पावर्स दिए गए हैं भारत के राज्य के, और दूसरे में यह बताया गया है कि आपको नागरिकता कब कब मिलेगी, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है मूल अधिकार। क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग का यह कार्य है कि हम लोग के पास क्या मूल अधिकार है। कल कोई पुलिस अगर आपको पकड़ ले तो आपके पास क्या मूल अधिकार है, आपको कितना बोलने का अधिकार है, कितना नहीं बोलने का अधिकार है, क्या सामान यूज करने का अधिकार है, कहाँ पर आपको लिमिट लगानी होगी। ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी गई हैं। तो ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया ये ज़रूरी बनता है कि हम अपने हक और अधिकार को जानें। तो आइए शुरू करते हैं। पहली 4 जो अनुच्छेद हैं, पहले 4 जो आर्टिकल हैं उसको पहले जानते हैं। पहला अनुच्छेद यानी पहला आर्टिकल यह बताता है कि भारत एक राज्यों का समूह है, यानी कई राज्य बनकर भारत बना है और सारे राज्य एक दूसरे से यानी भारत के संघ से जुड़े हुए हैं। दूसरा आर्टिकल यह कहता है कि भारत का संसद जो है विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार नए राज्य बना सकती है और नए राज्यों को भारत के संघ में जोड़ सकती है। आर्टिकल नंबर 3 यह कहता है, फिर से भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि कानून के हिसाब से भारत नए राज्यों के क्षेत्र को, नाम को और उसके जो भी परिस्थितियां हैं उसको अपने हिसाब से ढाल सकती है। जैसे कि आप लोग सुनते हैं कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 3 से ही होती हैं। आर्टिकल 4 यह कहता है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं वह कैसे राज्यसभा में अपनी भागीदारी स्थापित करेंगे, इसका विवरण, इसका पूरा व्याख्या किया गया है आर्टिकल नंबर 4 से। तो यह 4 आर्टिकल भारत के राज्य और भारत के संघ के जो अधिकार हैं उसको बताया है। आर्टिकल 5 से 11 तक भारत के नागरिकों के लिए कि आप कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं उसको बताया गया है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 5 से। आर्टिकल 5 यह कहता है कि 3 समयों पर आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। पहला, यदि आप भारत में जन्म लिए हों। दूसरा, यदि आपके माता पिता भारत में जन्म लिए हों। या तीसरा, कि संविधान बनने से 5 साल पूर्व से आप भारत में रह रहे हों। यह है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 6 यह कहता है कि पाकिस्तान से कोई पलायन करके आने वाले नागरिक, कि पाकिस्तान में उसको कोई दिक्कत हो रही है और नया नया भारत आज़ाद हुआ था तो भारत से ही कटकर पाकिस्तान बना था, वह अगर भारत में आना चाहे तो भारत उसको नागरिकता देगी। आर्टिकल नंबर 7 यह कहता है कि अगर भारत का कोई नागरिक अपने भाई, अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान चला गया आज़ादी के समय, कि हो सकता है कि हमारे भाई पाकिस्तान में रहेंगे और वहाँ पे हमारा घर है, हमारा गांव है, तो चलो पाकिस्तान चलते हैं। हुआ ये कि जब वो पाकिस्तान पहुँचा तो वहाँ पे उसको काफिर कहा गया, हिंदुस्तानी कहा गया, गद्दार कहा गया। तो उसको लगा कि नहीं, हम लोग वहीं पे ठीक हैं, हम फिर भारत आना चाहते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 7 में यह प्रावधान है कि भारत से गए पाकिस्तान के नागरिक अगर फिर भारत आना चाहते हों तो भारत सरकार उनको नागरिकता देगी। आर्टिकल नंबर 8 यह कहता है कि जो भारत के मूल नागरिक हैं, जैसे हम लोग हैं, कनाडा चले गए या फिर किसी और देश में चले गए और फिर भारत की याद आने लगी कि चलो भारत चलते हैं, तो भारत की सरकार आपको नागरिकता देगी आर्टिकल नंबर 8 से। आर्टिकल नंबर 9 यह कहता है कि जिस क्षण आप किसी और देश के नागरिक बनते हैं उसी क्षण आपकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। यानी अगर आप
किसी क्षण 11:32 पर कनाडा के नागरिक बन जाते हैं तो 11:32 पे ही आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 यह कहता है कि ऊपर दिए गए जितने भी नागरिकता के प्रावधान हैं, अगर सरकार भी चाहती है तो इसको नष्ट नहीं कर सकती है। यह अश्योर किया गया है आर्टिकल नंबर 10 में। आर्टिकल 11 यह कहता है कि भारत के संसद के पास नागरिकता के संबंधित कानून बनाने की पूरी शक्ति है। अगर वो चाहते हैं तो CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है या फिर नागरिकता से जुड़े कोई भी कानून है जो कि मूल ढांचे के अनुसार हो वह बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 12 से यहाँ पे आप समझ लीजिए मूल अधिकार शुरू हो रहे हैं, तो मूल अधिकार पे आपको खासा ध्यान देना चाहिए। आर्टिकल 12 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यह बताया गया है कि भारत राज्य का क्या डिफिनेशन है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि भारत राज्य का मतलब भारत के जो राज्य हैं, ऐसा नहीं है। भारत राज्य का मतलब है स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का देश। इसमें भारत की राज्य सरकार, भारत की केंद्र सरकार, भारत के राज्य क्षेत्र, विधानमंडल सब शामिल हैं। भारत का राज्य यानी भारत देश। यह आर्टिकल 12 में भारत के राज्य का डेफिनेशन दिया गया है। आर्टिकल 13 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह कहता है कि भारत के उच्च तथा उच्चतम न्यायालय अगर उनको लग रहा है कि भारत की संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बन गया है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास यह ताकत है कि अगर भारत की सरकार कोई असंवैधानिक एक्ट बना दे, कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो, तो उस कानून को रद्द किया जाएगा। 14 से 18 समानता के ऊपर प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 14 जो एक प्रिंसिपल एक्ट है वह कहता है कि एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होनी चाहिए, कि कानून के सामने सब कोई समान है। आर्टिकल नंबर 15 यह कहता है कि चाहे आप किसी भी लिंग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रीजन के हों, किसी भी रिलीजन के हों, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 16 यह कहता है कि अवसर की समानता, भारत में रह रहे सभी नागरिकों को जो अवसर मिलेंगे वो समान मिलेंगे। अब आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि जब समान अवसर मिलने का प्रावधान संविधान में है तो फिर आरक्षण कैसे आ गया है कि SC को, ST को, OBC को विशेष प्रावधान मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भारत की जो संविधान सभा थी उसका यह डिफिनेशन था कि बढ़ते हुए क्रम में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो हमारे साथ मिल नहीं पाए हैं, वह बराबरी में नहीं खड़े आ पाए हैं, इसलिए 10 सालों तक ये हम लोग लगा रहे हैं ताकि सब कोई बराबर हो जाए और एक समतामूलक समाज बन पाए। आर्टिकल नंबर 17 यह कहता है कि जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक क्राइम कर रहे हैं संविधान के अनुसार। आर्टिकल नंबर 18 यह कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले के राजा लोग ऐसे बागीचे में घूमते रहते थे और ऐसे कह देते थे कि मैं यहाँ का राजा बन गया, मुझे घोषित कर दिए, मैं मदन घचाक बन गया। ऐसे ही कुछ भी अपना उपाधि रख के और बताते थे कि मैं यहाँ का ये एम्परर बन गया हूँ। तो सरकार को बिना विश्वास में लिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी उपाधि धारण करता है तो सरकार उसको निरस्त कर देगी। यह है आर्टिकल नंबर 18 में। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 यह कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको घूमने की आज़ादी है, इकट्ठा होने की आज़ादी है, इंटरनेट चलाने की आज़ादी है। ये सब आज़ादी आर्टिकल नंबर 19 में है जो हम लोग अक्सर मानते रहते हैं। आर्टिकल नंबर 20 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप यंग हैं, अगर कहीं पुलिस से बातचीत होने लगे और कहीं कुछ है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं ये जानना ज़रूरी है। तो आर्टिकल 20 ये काफ़ी शानदार आर्टिकल है। यह कहता है कि जब तक आप गिल्टी प्रूवन ना हो जाएं, जब तक आप अपराधी नहीं घोषित हो जाएं, तब तक आप अपराधी नहीं हैं। अगर आप 30 दिन से जेल में हो, 40 दिन से जेल में हो, पुलिस आपको रोज़ मारती हो, लेकिन जब तक न्यायालय यह नहीं कह दे कि आप अपराधी हैं और आपको इतने सालों की, इतने दिनों की जेल होगी, तब तक आप अपराधी नहीं हुए हैं। आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लीव, यानी आपको जीने का अधिकार है। और यहाँ पर मैं एक खास वाकया बताना चाहूँगा। एक नागरिक था जो कहा कि 21 आर्टिकल का व्याख्या यह है कि अगर 19 आर्टिकल यह कहता है कि आपको इकट्ठा होने की आज़ादी है, तो भाई आपके पास हक है, आपको मन करे इकट्ठा होइए, न मन करे न इकट्ठा होइए। वैसे ही आर्टिकल 21 ये कहता है, वह व्यक्ति अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है
कि जीने का अधिकार है तो या तो मैं जीऊँ या तो मैं मर जाऊँ। अगर मैं मर जाऊँगा तो इसको आत्महत्या को एक कानूनी दंड कैसे घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी हिल गया इस आर्टिकल से कि भाई 21 तो यही कहता है कि अगर आप जीना चाहते हो जो जिए, नहीं जीना चाहते हो तो मत जिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि ठीक है, इसको हम आत्महत्या को एक दंडनीय अपराध नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की। एक बात जान लीजिए, संविधान में जो लिखा है उसकी व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या किया कि नहीं, जीने का अधिकार आपको है, मरने का अधिकार आपको इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, आपकी गवर्नमेंट है, आपका देश है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप मर जाते हैं तो आप अपने गवर्नमेंट को धोखा देंगे, अपने परिवार को धोखा देंगे, अपने बच्चों को धोखा देंगे। तो यह सिर्फ जीवन आपका ही अधिकार नहीं है, आपके जीवन पे कई और जीवन टिके हुए हैं। आर्टिकल 22 बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुझे लगता है कि संविधान का सबसे अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे अगर जैसे मैंने बताया कि आप यंग हैं, पुलिस से कभी बातचीत हो जाती है, आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आपके पास क्या क्या हक हैं। आर्टिकल 22 में पहली चीज़ ये कही जाती है कि जब पुलिस आपको पकड़ेगी तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि वो किस बेसिस पे आपको पकड़ रही है। अगर नहीं बताती है तो आप न्यायालय में इसके खिलाफ केस कर सकते हैं कि पुलिस बिना बताए मुझे पकड़ ले गई। आर्टिकल नंबर 22 में ही दूसरा प्रावधान ये है कि पकड़े गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के ऑफिस में भेजा जाएगा। अगर नहीं भेजा जाएगा तो फिर न्यायालय में यह बात रख सकता है। इसका तीसरा पार्ट ये है कि 90 दिन, अधिकतम 90 दिन आपको पुलिस के हिरासत में रखा जाएगा और आपके अगर ऊपर कोई लीगल ग्राउंड नहीं बन पाता है, अगर आप कोर्ट से अपराधी घोषित नहीं होते हैं तो पुलिस को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसमें एक पास्को एक्ट आता है कि अगर आप महिला हैं या फिर कोई बच्चा का केस है तो उस पर 60 दिन अधिकतम कार्रवाई होनी चाहिए, 60 दिनों में। आर्टिकल नंबर 23 यह कहता है कि इंसानों का क्रय विक्रय एक अपराध है। पहले ये होता था कि राजा बोल देते थे कि 50 लोग हमारे यहाँ से ले जाओ और इतने पैसे दे दो। इंसानों का क्रय विक्रय, जिसको दास प्रथा कहा जाता है, उसका अंत किया गया है आर्टिकल नंबर 23 में। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 यह कहता है कि चाइल्ड लेबर इज ए क्राइम। अगर 14 साल से छोटे लोग आपको कहीं काम करते दिख रहे हैं तो वह एक क्राइम हो रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को समतामूलक समाज बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन प्रयास तभी पूरा होगा जब हम और आप भागीदारी करेंगे। अक्सर हम लोग जाते हैं जब होटल में तो देखते हैं 14 साल के छोटे लोग ही हमको समोसा, चाय या फिर जो भी हम लोग मंगाते हैं वही देते हैं, 14 साल से छोटे लोग। हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर इम्प्लीमेंट कर देते तो भारत ऐसा नहीं होता जैसा आज हमको दिखता है। आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक धार्मिक आज़ादी के ऊपर बात की गई है। आर्टिकल 25 का क्या कहता है? एक प्रिंसिपल आर्टिकल है। इसमें यह बताया गया है कि आपको जो भी धर्म अपनाने का मन करे अपना सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 यह हम लोग को बताता है कि आप किसी भी धर्म के लिए संस्था स्थापित कर सकते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म की एक संस्था है, आपको अच्छा हिंदू बनाएंगे। मैं मुस्लिम धर्म का एक संस्था बना रहा हूँ, उसमें आप लोग को अच्छा मुस्लिम बनाया जाएगा। ऐसे संस्था आप लोग सुनते होंगे, उसका जिक्र आर्टिकल नंबर 26 में है। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 यह कहता है कि आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और पैसे इकट्ठा करने के लिए आपको कर नहीं देना पड़ेगा। सरकार बाध्य नहीं करेगी कि जो धार्मिक संस्थान अगर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पर कर नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 28 यह कहता है कि शिक्षण संस्थान में जो पढ़ाई लिखाई का केंद्र होता है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि भारत के नागरिकों के पास एक स्पेशल आज़ादी है कि आप अपने संस्कृति, अपने लिपि, अपने भाषा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30 जो बहुत विवादों से भरा रहता है, इसमें कहा जाता है कि हिंदुओं को अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इसमें सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात की गई है। यह बात जरूर है कि आर्टिकल नंबर 30 में अल्पसंख्यक की बात की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो मेजॉरिटी है उसके खिलाफ अन्याय हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान हैं वह अपना संस्थान चला सकते हैं। सिर्फ इतनी बात कही गई है, यह नहीं कहा गया कि हिंदू लोग नहीं चला सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक लोग भी चला सकते हैं। आर्टिकल 30 का मूल मतलब यही है। बहुत लोग आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हिंदुओं के साथ यहाँ पर
गुनाह किया गया है। संविधान निर्माताओं ने सिर्फ मुस्लिमों का या मिनॉरिटी का ही पक्ष लिया है, पर ऐसा है नहीं। आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 31 कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी है आपके पास, आपको ज़मीन खरीदने का, ज़मीन संरक्षण करने का अधिकार है। एक बात और है कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो आर्टिकल 31 में ही हुआ था, क्योंकि हुआ ऐसे कि जिन जमींदारों के पास 100 बीघा की ज़मीन थी वह देने को तैयार नहीं थे। वह कह रहे थे कि ये जो ज़मीन है ये हमारा मूल अधिकार है, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी प्रोटेक्ट करता है कि आपका मूल अधिकार बना रहे, तो ये हम 100 बीघा ज़मीन आप सरकार को नहीं देंगे। तो फिर नेहरू जी ने इसमें संशोधन करा और कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि समतामूलक समाज बनाने के लिए अगर कोई ज़मींदार के पास 100 बीघा ज़मीन है तो उसको गरीबों में बांटनी पड़ेगी। आर्टिकल 32 यह कहता है कि गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, आपके पास यह हक है कि आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठा सकते हैं अगर मूल अधिकार की बात हो रही है। तो अगर आपके मूल अधिकार पर चोट की जा रही है तो आर्टिकल 32 के हिसाब से आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 33 यह कहता है कि अगर आप सेना में हो, पुलिस में हो, टेली कम्युनिकेशन में हो तो आपके पास कुछ मूल अधिकार को दबा दिया जाए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सेना में होकर अगर आप किसी संस्था बनाने लगे और कहें मेरा तो ये मूल अधिकार है कि मैं संस्था बना सकता हूँ, तो अगर भारतीय सेना में होकर, भारतीय पुलिस में होकर आप अगर नई संस्था बनाने लगे तो भारत की एकता अखंडता पर चोट होगी। इसलिए कुछ मूल अधिकारों को अगर सेना और पुलिस में जाते हैं तो आपको वंचित रखा जाएगा। आर्टिकल 34 यह कहता है कि अगर आपके साथ सरकार कुछ गुनाह करे, जैसे आपका ज़मीन हड़प रही है, आपका ज़मीन ले रही है, तो उसकी क्षतिपूर्ति अमाउंट आपको देगी। आर्टिकल नंबर 35 जो कि काफ़ी विख्यात है कि आर्टिकल 35 को काट दिया गया संविधान से, जम्मू कश्मीर के ऊपर था कि उसके पास एक स्पेशल प्रोविज़न है, वो जम्मू कश्मीर में जाकर ज़मीन खरीद नहीं सकता। ऐसी बहुत जगहें हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी आप जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते, आसाम के भी कई भागों में जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते, त्रिपुरा में भी नहीं जा सकते। जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उसके पास भी स्पेशल पावर है जो 371 और 372 में दिया गया है कि वहाँ पर आप जाकर ज़मीन क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहाँ पर उसको कल्चर को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए यह आर्टिकल दिया गया है। तो यहाँ से 12 से 35 तक हमारा मूल अधिकार था, और इसके बाद से नीति, भारत के जो राज्य हैं उनके नीति के हिसाब से बात किया गया है कि भारत के राज्य कैसे चलेंगे। उसको अगर ये वीडियो आप लोग पसंद करते हैं तो उसको किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.